शेर इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 10 गृह विज्ञान, अध्याय 2 आय व्यय और बचत। अध्याय 2 का पाठ होगा आय व्यय और बचत। इसमें पहला प्रश्न होगा पारिवारिक आय के मुख्य साधन। पारिवारिक आय के मुख्य साधनों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा पारिवारिक आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं। इसमें पहली हेडिंग होगी परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का वेतन। नंबर 1 हेडिंग होगी परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार के आय के साधन के रूप में पहली टॉपिक इसमें है परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार के मुखिया व अन्य सदस्य सरकारी या गैर सरकारी या किसी कार्यालय या संस्थान में कार्य करते हैं। कार्य करने के उपरांत प्रतिमाह मिलने वाला उनको वेतन पारिवारिक आय कहलाती है। परिवार व अन्य सदस्यों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वह आमदनी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति में लगाई जाती है, अन्यथा परिवार में आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों या उनके आश्रितों की आवश्यकता की पूर्ति इसी वेतन के द्वारा की जाती है। जो प्रतिमाह उनको वेतन मिलता है उससे परिवार के सदस्यों की उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है और अन्य सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से सामूहिक कोष बनाते हैं। उस कोष में परिवार की पूरी आय रखी जाती है। यदि कोई सार्वजनिक कार्य किया जाता है इस परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों के वेतन में से उस कार्य को पूरा किया जाता है। ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एकांकी परिवार जैसे संयुक्त परिवार विभाजित हो जाता है तो एकांकी परिवार में विभाजित हो जाने के बाद पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं तो उसमें माता पिता नौकरी करते हैं या पिता ही नौकरी करते हैं। तो जो आमदनी उनको प्राप्त होती है प्रतिमाह अपने बीवी बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति और आने वाली भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में वह धन व्यय करते हैं। दूसरी टॉपिक होगी दैनिक मजदूरी। शारीरिक श्रम करने के उपरांत शारीरिक श्रम करने के बाद मिलने वाले उसके बदले में जो मिलने वाले धन को मजदूरी दैनिक मजदूरी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन आप कार्य करते हैं शारीरिक श्रम करने जाते हैं उस दिन आपको दैनिक मजदूरी मिलती है। जिस दिन आप कार्य करने नहीं जाते हैं उस दिन की आपको मजदूरी नहीं मिलती है। इसमें होता क्या है कि आप दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं, दिन प्रतिदिन आपको मजदूरी प्राप्त होती है। उस मजदूरी को लाकर अपने परिवार के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। पूर्ति करने के उपरांत जो धन आपके पास बचता है उसको भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस आय को बैंक, डाकघर
या फाइनेंस कंपनियों के द्वारा रख देते हैं। कभी उससे क्या प्राप्त करते हैं, या ब्याज प्राप्त करते हैं, ब्याज या सूद को प्राप्त करते हैं। वह ब्याज या सूद मिलाकर आपके धन को बढ़ा देता है। तीसरी टॉपिक आपकी होगी इसमें ब्याज अथवा सूद से प्राप्त होने वाली आय। ब्याज या सूद से प्राप्त होने वाली आप अपने आय को विनियोजित करके बैंकों या डाकघर में जमा कर देते हैं, या फाइनेंस कंपनियों के द्वारा अपने धन को आप जमा कर देते हैं। वहाँ पर आपको ब्याज प्राप्त होता है। वह ब्याज आपका ब्याज को मिलाकर आपके मूलधन को 2 गुना भी कमा लेते हैं, 2.5 गुना भी कमा लेते हैं। यह आय को बढ़ाने का स्रोत है। इससे क्या करते हैं, आप कार्य नहीं करते हैं, लेकिन धन को विनियोजित करके बैंक या डाकखाने या फाइनेंस कंपनियों में जमा कर देते हैं। आपको जमा किए गई धनराशि पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। यह आय का एक साधन माना जाता है। उसके बाद फिर पेंशन से प्राप्त होने वाली आय। चौथी टॉपिक होगी आपकी पेंशन से प्राप्त होने वाली आय। सरकारी कार्यालयों और सरकारी नौकरी कर अवकाश प्राप्त करने के बाद आपको एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में प्राप्त होती है, जो आपके लिए वृद्धावस्था में एक आय का साधन मानी जाती है, जिससे नौकरी करने के उपरांत सेवा काल समाप्त होने के बाद पेंशन के रूप में जो धनराशि आपको प्राप्त होती है, उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति आप करते रहते हैं। अपने और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, और जो शेष धन बचता है उसको आप भविष्य के लिए कहीं न कहीं बैंकों या डाकघर या घर पर ही रख देते हैं कि आने वाली आवश्यकता के समय हम इस धन से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। व्यावसायिक आय। 5वीं टॉपिक होगी आपकी व्यावसायिक आय। विभिन्न प्रकार का हम व्यवसाय करके भी अपनी आय को कलेक्ट करते रहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि आय व्यावसायिक आय में दुकानदारी होती है, बिजनेस कर लेते हैं कोई, और जो वकील हैं, लेखक हैं, यह भी व्यवसाय ही होता है, इनको वेतन नहीं मिलता है। ये व्यावसायिक रूप में धन को कमाते रहते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। इस तरह का व्यावसायिक आय में और तरह तरह के छोटे मोटे व्यवसाय भी करते रहते हैं, जैसे सूटर बुनना, कढ़ाई इत्यादि। ये भी व्यवसाय कर लेते हैं। या तो आप इस व्यवसाय से नहीं करते हैं, यह भी नहीं पसंद आता है या नहीं करना चाहते हैं, तो व्यवसाय के रूप में कोई सामान को खरीदना और बेचना भी आपको थोक विक्रेता के रूप में भी व्यवसाय करते रहते हैं। उसके बाद घरेलू उद्योग धंधों से प्राप्त होने वाली आय। घरेलू उद्योग धंधों से भी प्राप्त होती है आमदनी। घरेलू उद्योग धंधों से प्राप्त होने वाली आय।
अपनी परिस्थिति के अनुसार आप घरेलू उद्योग धंधे भी कर सकते हैं। इसमें जैसे चटनी बनाना है, मुरब्बे तैयार करना है, अचार बनाना है, या कढ़ाई सिलाई इत्यादि करके कुछ न कुछ जो जागरूक गृहिणियां हैं वह यह धंधे करके, घरेलू धंधे करके अपनी इनकम को, पारिवारिक आय को बढ़ा लेती हैं। पारिवारिक आय बढ़ाने से अपनी और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती हैं। इससे क्या होता है कि उनको परिवार के मुखिया के आय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं धन कमा लेती हैं और धन कमाने के बाद अपनी और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना शुरू कर देती है। इनको कहा जाएगा आत्मनिर्भर गृहिणियाँ, कि अपना स्वयं कमाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती रहती हैं। उसे कृषि संबंधी, कृषि व्यवसायों से प्राप्त होने वाली आय, कृषि व्यवसायों से प्राप्त होने वाली आय, ऐसा माना जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य में ही, कृषि व्यवसाय में ही संलग्न होते हैं। यहाँ पर जब फसल हम उपजा लेते हैं, उपजाने के बाद फसल को बेच देते हैं, बेचने के बाद जो धन हमको प्राप्त होता है उसको कृषि संबंधी व्यवसाय कहते हैं। कृषि से होने वाली व्यवसाय के नाम से उसको संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। अगली टॉपिक होगी पशुपालन से प्राप्त होने वाली आय। पशु पालन से प्राप्त होने वाली आय। देखिए, कुछ पशु हम पालते हैं दूध बेचने के लिए और दूध से बनी खाद्य सामग्रियों को बेचने के लिए भी पशु पालते हैं, उनके बच्चे को भी बेचते हैं। और कुछ ऐसे भी पशु पालते हैं जिनका मांस भी बिकता है और अंडे भी बिकते हैं। जैसे इसमें बकरी, मुर्गे इत्यादि, इनका मांस भी बिकता है और अंडे भी बिकता है, समझे। इन पशुओं में जैसे मुर्गी है, उसका अंडे भी बेच लेते हैं, उसके बच्चे भी बेच लेते हैं। इससे भी हमको जो पशुपालन संबंधी आय होती है। और भैंस भी पाल देते हैं, गायें भी पाल देते हैं, उससे दूध भी बेचते हैं, दूध से बने खाद्य पदार्थों को भी बेच लेते हैं। इससे भी हमको आय प्राप्त होती रहती है। उपहार अथवा भेंट से प्राप्त होने वाली आय। उपहार अथवा भेंट से प्राप्त होने वाली आय। देखिए, कभी कभी हमको कीमती उपहार भी मिल जाते हैं, गिफ्ट जिसको कहते हैं। और उपहार के साथ साथ कभी कभी भेंट भी कहते हैं। उपहार अथवा भेंट एक ही होता है। और कभी कभी दहेज भी प्राप्त होते हैं। इससे भी प्राप्त होने वाली आय को पारिवारिक आय के साधन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। जब यह इनकम हमको मिल जाता है तब इससे भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। तो ये जो 8-9 पॉइंट मैंने पढ़ाया पारिवारिक आय के मुख्य साधन के रूप में, इन साधनों से हमको जो आय प्राप्त होती है उसका हम अपने परिवार और परिवार के आश्रितों की आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, अपनी इनकम को आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे हमको जो धन प्राप्त हो जाता है उसका हम अपने उपयोग, अपने परिवार के उपयोग और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर धन का उपयोग करते रहते हैं।